सरस्वती जी और उनकी बहू रश्मि के बीच एक दिन बहस छिड़ जाती है। आखिर किसका काम ज्यादा आसान है, बहू का या सास का? माँ जी, सास को काम ही क्या है, आपके सारे काम उंगलियों पे तो हो जाते हैं। कुछ भी। हाँ, हिसाब तो उंगलियों पे ही हो जाता है ना। अरे बेटा, ऐसा सिर्फ अभी लगता है। जो मुझे करना पड़ता है ना, वो तुझे करना पड़े तो समझ आएगा कि असली काम का पहाड़ कैसा होता है। ठेले बराबर वजन भी नहीं है आपके काम में, और बात पहाड़ों के वजन की कर रही हैं आप। तू ऐसा करती ही क्या है घर में बेटा, ये तो बता मुझे। मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, सब जादू से हो रहा है इस घर में। अरे एक दिन मेरा काम करोगी तो समझ आएगा। ओके ओके, शट अप। कल से मैं घर के काम करूंगी और तू मेरी जगह हर चीज का हिसाब रखना, ठीक है? ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये सास बहू की डील के बारे में रश्मि के पति अमन को नहीं पता था और ना ही अमन के पिताजी सुरेश जी को। पर गेहूं के साथ साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, ये दोनों भी पीसने वाले थे। सुबह अमन उठकर रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए, तो पता है उसके कपड़े नहीं निकले हुए हैं। अरे रश्मि, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? अपनी माँ से पूछो ना, उन्हीं का काम है ये। अमन अपनी माँ के पास जाता है। अब मेरे कपड़े आज आप देने वाले हो क्या माँ? हाँ, देना तो मुझे ही चाहिए, पर तेरी बहू ने कपड़े धोने ही नहीं डाले, तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं है बेटा। हैं? ऐसा क्यों? कपड़े तो धोने आप ही देते हो ना माँ? अरे बहू ने तुझे बताया नहीं, अब हम अदल बदल गए हैं। मैं अब बहू और तेरी बीवी सास। अमन परेशान हो गया। वो बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। सरस्वती जी अपने घुटने के दर्द के कारण झुककर घर साफ नहीं कर पा रही थी और ना ही खाना बनाना याद रख पाई। उधर रश्मि पहले ही दिन घर की चाबी घुमा चुकी थी और 300 रुपए का हिसाब अलग नहीं मिल रहा था। पर दोनों का ही घमंड कैलाश पर्वत से भी बड़ा था और दोनों ही खेमे एक दूसरे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। शाम को जब सुरेश जी और अमन खाना खाने बैठते हैं तो सरस्वती जी उनके सामने गाजर और पपीते लाकर रख देती हैं। अरे माँ, ये क्या है? ख्याली पुलाव के साथ सलाद। माँ जी खाना बनाना भूल गई लगता है। अरे एक एक चमन्नी का हिसाब है मेरे पास, खाना बनाना कैसे भूल जाऊंगी? ये तो मैंने पढ़ा था कि फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसीलिए ये ले, एक फल खा ले। रात को सुरेश जी और अमन अपनी मीटिंग बिठाते हैं अकेले में। बाबूजी, इनकी लड़ाई के कारण ना हमें ठीक से खाना मिल रहा है, उल्टा घर के सारे काम रुक गए हैं। हाँ बेटा, 2 भैंसों की लड़ाई में बेचारे खेत के पौधों का भी नुकसान हो रहा है। पर पापा, क्या बताऊं आपको, मैंने माँ को इस महीने की 2 तारीख को बिजली के बिल के पैसे दिए थे। आज बिल भरने के लिए मांगने गया तो पता चला कि रश्मि उन पैसों से गैस सिलेंडर ले आई। अच्छा, तो सिलेंडर के पैसों का क्या हुआ? अब सिलेंडर के तो कोई पैसे नहीं थे बाबूजी, हमारे घर पर गैस की पाइपलाइन लगी है ना। बेटा, इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने घमंड के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर डालेंगे ये दोनों। अमन और सुरेश जी काफी सोच विचार के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रात ही को दोनों अपनी पत्नियों की अलमारी से नई साड़ी निकालते हैं और सुबह जब रश्मि और सरस्वती जी उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों पति साड़ी पहनकर चढ़ाव पर सब्जियां काट रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आप दोनों अदल बदल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? अरे क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरी भी बचपन से किसी की बहू बनने की इच्छा थी, तो आज से सरस्वती तुम बड़ी बहू, मैं मिडल बहू और अमन छोटी बहू। अरे लेकिन सब घर पर बैठ जाएंगे तो कमाएगा कौन? ये घर कैसे चलेगा? अब वो तो भैया या बाकी लोग जाने, अब हमने भी अदल बदल कर ही लिया है तो कुछ नहीं हो सकता।
रश्मि और सरस्वती जी को समझ में आ जाता है कि उन दोनों की आपस की डील की वजह से इन दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है और उनके ईगो ने दूसरों को कितनी यातनाएं दी है। अब असल में माँ जी आप सही थी, सास बनना बहुत मुश्किल है। अरे हाँ बेटा, और तू भी, मुझसे तो नहीं हो पाया सब घर के काम, वापस बदल ले क्या? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, और अब आप दोनों भी बदल लीजिए। कोई आ गया तो आप दोनों को देखकर क्या सोचेगा? अच्छा है, आप दोनों के समझ में ये बात तो आई। मैं फटाक से कपड़े बदल लेता हूँ। अरे रुक जा बेटा, एक फोटो ले लेती हूँ तेरी। मेरी बेटी होती तो तेरे जैसी ही दिखती साड़ी में। और मेरा फोटो नहीं लोगी? ऋषि अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अरे बहू, आज खाना मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप आराम कीजिए, खाना मैं ही बनाऊंगी। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, भगवान ऐसी बहू सबको दे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन गलती से अंशु हंसने वाली दवा खा लेती है। बस उस दिन से सब कुछ बदल जाता है। अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो दे दे। अरे बाम लगा कर क्या करोगी माँ जी? मैं पाँव दबा देती हूँ। अरे एक तो मुझे पाँव दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम हंस रही हो। आई एम सॉरी माँ जी। अरे फिर से हंस रही है, जा तू मेरे कमरे से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब माँ जी क्या सोचेगी? 2 दिन बाद कीर्ति घर में किटी पार्टी रखती है। उसकी सभी सहेलियां घर आने वाली होती हैं। अरे बहू, मेरी कुछ सहेलियां आज दोपहर को घर आने वाली है। आज कुछ खाने में अच्छा सा बनाना। सहेलियां? क्यों, मेरी सहेलियां नहीं हो सकती क्या? तुम फिर से हंस रही हो? नहीं माँ जी, मैं हंस नहीं रही हूँ। अरे फिर से हंस रही हो और बोल रही हो कि हंस नहीं रही। नहीं माँ जी, मैं तो तुम जाओ मेरे सामने से और किचन का काम कर लो, जाओ। दोपहर को कीर्ति की सभी दोस्त खाने पर आ जाती हैं। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है कीर्ति। अरे मैंने कहा, ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। अरे वाह, बड़ी गुनी है तुम्हारी बहू तो। हाँ हाँ, खाना भी अच्छा बनाया है। हाँ, बहुत ही गुनी है। तो हमको नहीं मिलवाओगी क्या, या छुपा कर रखोगी अपनी हीरे जैसी बहू को? अरे नहीं नहीं, अभी बुलाती हूँ। अंशु, ओ अंशु, बहू रानी। अंशु बाहर आती है। जी माँ जी। बहू, ये सब मेरी सहेलियां हैं, मिलो सबसे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बहू तो बहुत अच्छी मिली है तुमको, किस्मत वाली हो तुम। किस्मत वाली? अरे क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। तभी अचानक सांची के हाथ से चम्मच छूट जाता है और उसका कुर्ता गंदा हो जाता है। अंशु फिर से हंसने लगती है। इधर सब सहेलियां गुस्सा होकर चली जाती हैं। कीर्ति भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? इस तरह से तो माँ जी और उनकी सहेलियां नाराज हो गई। अगले दिन, बहू, ओ बहू, किधर हो? जी माँ जी। जल्दी से मेरे साथ चलो, पड़ोस वाले शर्मा जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, उनके घर बैठक के लिए जाना है। अंशु तैयार होकर आ जाती है। थोड़ी देर में दोनों शर्मा जी के घर पहुंच जाती हैं। वहां पर सब रो रहे होते हैं। कीर्ति शर्मा जी की बीवी के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगती है।
बड़े अच्छे इंसान थे मेरे पति। अच्छा। तुम हंस क्यों रही हो? वो अच्छे थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे थे अंकल। अरे अंशु, हंस मत। माँ जी, मैं हंस नहीं रही। मैं तो आंटी जी को बस दिलासा दे रही थी। सब औरतें अंशु की इस हरकत से हैरान हो जाती हैं। कीर्ति भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो अंशु को लेकर फटाफट घर लौट आती है। अंशु, क्या हो गया है तुझे? हंस क्यों रही थी तू वहां पर? नहीं बाजी, मैं तो बस अरे तो फिर से हंस दी। जा तू अपने कमरे में, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी। मेरा बेटा ही तुझसे बात करेगा अब। रात को जब दिवाकर घर लौट आता है तो कीर्ति दिवाकर को सब कुछ बताती है। ठीक है माँ, अब फिक्र मत करो, मैं अंशु से बात करता हूँ। दिवाकर अपने कमरे में जाता है। जी आ गए आप? कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस सर में हल्का दर्द है। सर में दर्द? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी। एक तो मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम हंस रही हो। अरे कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं हंस नहीं रही। अंशु, तुम इस घर से चली जाओ। माँ ने मुझे बताया जो भी तुमने शर्मा आंटी के घर किया, और किटी पार्टी में भी। नहीं जी, मैं ऐसे नहीं हूँ। तो अभी क्या हुआ था? क्यों हंस रही थी तुम? रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बताती हूँ आपको सब कुछ। अंशु डायरी में लिखकर दिवाकर को पढ़ने देती है। कुछ दिनों पहले मैंने गलती से हंसने वाली दवा पी ली थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसका असर कुछ दिन और रहेगा। अरे तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया अंशु? वो मैंने माँ जी को बताने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अरे ठीक है, मगर वादा करो, जब तक दवाई का असर ठीक नहीं हो जाता तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी, और हंसूंगी तो बिल्कुल नहीं। लो, तुम तो फिर से हंस दी।